बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर सादिक अली, आज हमारा जो टेस्ट नंबर 7 है उसकी एक्सप्लेनेशन करने जाएंगे। तो इसमें हमने डिस्कस करना है कि जो अप्लाइड एनाटमी, बायोकेम और डर्मा, इसके जो क्वेश्चन है उनको हम डिटेल से इंशाल्लाह देखेंगे। और उसमें जो जो पॉसिबल एमसीक्यूज है, पॉइंट्स हैं, वो हम बेहतरीन तरीके से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो एवरीवन शुड बी फोकस। और जो जो बात इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे वो आप लोगों ने साइड बाय साइड नोट करनी है, ठीक है जी। तो आज के इस टेस्ट के अंदर हम अप्लाइड एनाटमी और जैसा कि मैंने बोला है बायोकेम के ऊपर जो है वो हम डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है जी। और इसमें डर्मा के कुछ क्वेश्चन है वो भी देखते हैं। A 28-year-old sportsman fell onto his shoulder and developed pain and deformity of the right shoulder. अब deformity of the right shoulder is one of the big and interesting point to note here. And the X-ray shows type 4 acromioclavicular separation. Actually जो acromion process है that is a part of scapula और इसके साथ क्लेविकल अटैच है। एक्रेमियोक्लेविकुलर जॉइंट की टाइप 4 सेपरेशन है, कंप्लीटली जो है वो एक दूसरे से डिसलोकेट हो चुकी है, जुदा हो चुकी है। तो इसकी जो बेस्ट ऑप्शन होती है वो सर्जिकल स्टेबलाइजेशन है कि जब तक आप सर्जरी नहीं करेंगे तो आप पेशेंट की टाइप 4 एक्रोमियोक्लेविकुलर सेपरेशन को ठीक नहीं कर सकते। जो टाइप 1 टाइप 2 है उसके लिए हम स्लिंग और आइस पैक भी इस्तेमाल करते हैं। बट जो टाइप 3 टाइप 4 है ये सीवियर कंडीशन होते हैं, इसमें हम सर्जिकल स्टेबलाइजेशन की तरफ फर्स्ट स्टेप में जाते हैं, ठीक है जी। इसके बाद आता है 50-year-old वमेन complain of fever and excruciating pain. This is very very important point. Excruciating pain on his left side of the face. On examination, the physician found vesicles on the left tympanic membrane. अब यहाँ पे हर्पीज जूस्टर वायरस इन्फेक्शन, इसको हम कहते हैं हर्पीज जूस्टर ओटिकस। ओटिकस से मुराद होता है कि इसके अंदर जो ज्यादातर एरिया इन्वॉल्व होता है दैट इज कॉल्ड हमारे पास ईयर इन्वॉल्व होता है, क्योंकि ओटिकस इज द वर्ड यूज फॉर एग्जांपल दैट इज अ ईयर। तो हर्पीस जूस्टर ओटिकस, इसके अंदर अगर आप लोगों को ये पूछा गया है कि इसमें कौन सी नर्व इन्वॉल्व होती है, तो मोस्ट लाइकली जो फोरहेड, नोज एरिया एंड मीडियल टू द लेफ्ट आई, मोस्ट लाइकली इस फेशियल नर्व, ये क्या होती है, सॉरी अप्थल्मिक नर्व, ये हमारे पास क्या होती है अप्थल्मिक। क्योंकि नोज, फोरहेड और ये जो लेफ्ट साइड ऑफ द आई है, और हर्पीस जूस्टर ओटिकस और हर्पीस जूस्टर ऑप्थेल्मिकस दोनों के अंदर मोस्ट लाइकली इस ऑप्थेल्मिक नर्व, ठीक है जी। इसके बाद 35-year-old मेल पेशेंट हैज सडनली डेवलप डबल विजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ही हैज डिफिकल्टी इन गोइंग डाउन स्टेयर। यहाँ पे हमारे लिए सब कुछ, एवरीथिंग इज प्रेजेंट। आप लोग को ये बातें मैंने बहुत बहुत मर्तबा बताई है कि एनी वन हु हैज डबल विजन, आई फटीक, और उसको जनाब ऊपर से नीचे आते वक्त दिक्कत होती है, इशू महसूस होता है, तो मतलब इसका मतलब कि उसको सुपीरियर रेक्टस, इसका मतलब यह है कि उसको सुपीरियर ओब्लिक की वीकनेस है, सुपीरियर ओब्लिक। और आप लोगों को पता है जो एस ओ है सुपीरियर ओब्लिक है, दैट इज इनर्वेटेड बाई फोर्थ नर्व, यहाँ पे लेके दैट इज कॉल्ड द ट्रोक्लियर नर्व। तो एनी पेशेंट हु इज कमिंग फ्रॉम फॉर एग्जांपल टॉप टू डाउन, और उसको नीचे आते वक्त दिक्कत महसूस होती है, उसको नज़र में इशू आता है, तो प्लीज रिमेंबर दैट इज वन ऑफ द paralysis or weakness of superior oblique, and that is the trochlear nerve. A 2.5-year-old boy come to OPD for evaluation of delayed developmental milestone. According to the mother, boy mother, child cannot walk, speak only monosyllables and lack concentration. Examination showed short child, low hairline and gap between first and second toe in both feet. अब यहाँ पे इस बच्चे को अगर आप ओवरऑल देखते हैं तो देर इज सब मेंटल, मतलब ये है मेंटल सब नॉर्मेलिटी, कि जो बच्चा है नॉर्मल टाइम पे जो चीज़ उसको सीखनी चाहिए वो उसकी डिले है। और यहाँ पे फिर स्पेस है बिटवीन द बिग टो एंड एडजेसेंट टो, दैट इज अ हॉल मार्क ऑफ डाउन सिंड्रोम। और इस बच्चे के अंदर अगर आप लोगों से ये भी पूछा जाए कि डाउन सिंड्रोम के अंदर कौन सी ट्राइसोमी है, आंसर इज 21। और जितने भी ऑटोसोमल ट्राइसोमीज है उसमें सबसे कॉमन जो है वो डाउन सिंड्रोम है, ठीक है जी। A 35-year-old woman presented with a history of weakness, palpitation and breathlessness on exertion, tingling of feet and difficulty in walking. अब यहाँ पे जो tingling है that is a clue toward neuropathy। और जो ऊपर वाले सिम्टम है जो नॉन स्पेसिफिक फीचर है, अगर आप लोग देखते हैं ब्रेथलेसनेस, palpitation, वीकनेस, these are the signs of anemia। फिर इसकी जो हमने ब्लड एग्जामिनेशन की है तो एच बी इसका कम है, टीएलसी जनाब उसका 3500 है,
प्लेटलेट 120 है। समझ रहे कि नहीं? इसका मतलब ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट वन। अगर आप लोग को इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, इसमें मोस्ट लाइकली एमसीवी मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम देते हैं, तो फिर डायग्नोसिस और भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है, और वो मोर देन 100 फेम्टोलीटर होता है, क्योंकि मैक्रोसेटिक फीचर होती है। तो इस कंडीशन के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सिम्टम्स ऑफ अनीमिया फॉलोड बाय न्यूरोपैथी, थिंक अबाउट विटामिन B12 डेफिशिएंसी। ठीक है जी, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें अगर वो बता दें होमोसिस्टीन लेवल ज़्यादा होगी, मिथाइल मेलोनिक एसिड लेवल ज़्यादा होगी, और जो एमसीबी है मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, वो भी हमारे पास क्या होगी, 100 से ज़्यादा होगी। इट इज़ अ टाइप ऑफ मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। A preemie gravida with prolonged labor is lethargic position, unable to walk properly after delivery of her son. She could not dorsiflex on his right foot. इसका मतलब यह है कि अगर आप फुट को जमीन पे रखेंगे, अगर आप फुट को अपनी टोस को जमीन से उठाएंगे तो वो टीबिया लेके आएंगे, दैट इज डोर्सीफ्लेक्शन। अगर आप फुट को नीचे जमीन की तरफ लेके जाएंगे, दैट इज कॉल्ड ऑफ प्लांटर फ्लेक्शन। लेकिन जो फुट है, अगर इसको हम जमीन से उठाएंगे, डोर्सीफ्लेक्शन अगर एक बंदा ना कर सके, कुड नॉट डॉर्सीफ्लेक्स, तो लॉस ऑफ डॉर्सीफ्लेक्शन इज कॉल्ड फुट ड्रॉप। इसको क्या कहते हैं, फुट ड्रॉप। इसमें जो मोस्ट कॉमनली नर्व इन्वॉल्व होती है, दैट इज कॉल्ड डीप पेरोनियल नर्व, क्योंकि जो डॉर्सीफ्लेक्शन के मसल्स हैं उन सबको कंट्रोल करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ डीप। ज्यादातर ये लोग समझते हैं कि कॉमन क्यों नहीं है। देखिए, जो कॉमन पेरोनियल नर्व है, ये दो में डिवाइड होती है, सुपरफिशियल और डीप में। जो सुपरफिशियल है वो लेटरल एस्पेक्ट में जाती है, और जो डीप है ये फ्रंट ऑफ द लेग को इनरवेट करके जो एक्सटेंसर मसल है वो डॉर्सिफ्लेक्शन में हेल्प करती है। अगर इस केस के अंदर एनआरई स्टेप 1 में, प्लीज बार बार कह रहा हूँ, अगर ये सिनेरियो इस तरह आता है मिसाल के तौर पे कि देयर इज फ्रैक्चर एट दी नेक ऑफ फेबुला, ये क्वेश्चन नम्स वाले एनआरई के अंदर बार बार पूछते हैं कि अगर फ्रैक्चर है एट द नेक ऑफ द फेबुला, थिंक अबाउट कॉमन पेरोनियल नर्व डैमेज। क्योंकि नेक ऑफ द फेबुला पे ये नर्व दो में डिवाइड होती है, एक सुपरफिशियल में और एक डीप में। लेकिन अगर इसमें ये नेक ऑफ द फेबुला की जिक्र नहीं है, तो फिर मोर स्पेसिफिक है डीप पेरोनियल नर्व। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन बिटवीन दिस टू कंडीशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। A 21-year-old man received a knife wound that served at the root of C5 and C6 of the brachial plexus. The muscle most likely paralyzed will be, that is infraspinatus. That is very easy। कि जो C5 C6 है, क्योंकि ब्रेकियल प्लेक्सस की जो रूट वैल्यू है वो C5 से लेकर T1 तक है, तो C5 C6 की लेवल पे अगर इंजरी होती है तो मोस्ट लाइकली जो नर्व डैमेज होता है, मसल पैरालाइज होता है, वो इन्फ्रास्पाइनेटस मसल होता है। ठीक है जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या कहते हैं, अ पर्सन वाज ब्रॉट टू द इमरजेंसी विद स्टैब वुंड in his right flexor retinaculum. On exploration, the patient was found to have severe median nerve injury. Very very important। तो अगर severe median nerve injury है, तो कौन से मसल है हाथ के अंदर जिसकी पैरालाइसिस होती है या जिसकी मूवमेंट खराब होती है, दैट इज मूवमेंट ऑफ तेनार मसल। क्योंकि जो तेनार है ये मीडियन नर्व इनर्वेट करती है, जो तम के साथ है बल्क ऑफ मसल, और जो हाइपोतेनार एमिनेंस है वो अल्नर नर्व के पास है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मसल are eminences in the hand. One is tenar, another is hypotenar। जो तेनार है वो मीडियल नर्व के पास है, और जो हाइपोतेनार है वो अल्नर नर्व के पास है। A young athlete has difficulty in turning the sole of his right foot medially but has no difficulty turning the sole laterally। Very important। इसका मतलब यह है कि अपनी फुट को अपनी तरफ मीडियली लेके आना, फॉर एग्जांपल उसको प्रॉब्लम हो रही है, इसको कहते हैं इन्वर्जन। लेकिन बाहर की तरफ टर्न करना, देयर इज नो डिफिकल्टी टू टर्न इट सोल लेटरली। द मसल ग्रुप इन्वॉल्व इज, अब ऐसे दो मसल जो फुट को मीडियली टर्न करने में हेल्प करती है, टीबीएलएस एंटीरियर एंड टीबीएलएस पोस्टीरियर। अगर एग्जाम में ये आता कि बंदे को सोल की टर्निंग में इशू है जब वो लेटरल जाती है, तो फिर इसमें यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि फिर इसके अंदर पेरोनियस टार्श लॉन्गस एंड पेरोनियस ब्रेविस होता है, बट यहाँ पे TBLS anterior and TBLS posterior हैं। A lady with a history of UTI now suffer from kidney stone. After examination, the patient is diagnosed suffering from genetic defect amino acid transport, which is the cause of this problem. So, which of the following amino acid is likely to found in excess urine of the patient? That is called a lysine। अब लोग को मैंने बताया था कि एक्चुअली कोला COLA, तो COLA के अंदर अगर इन चार अमीनो एसिड की
जो रीअब्जॉर्प्शन है वो डिफेक्टिव हो जाए तो फिर इसकी वजह से किडनी के अंदर प्रेसिपिटेट बनती है, जिससे स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो सी मराज दैट इज सिस्टीन, ऑर्निथीन, लाइसिन एंड आर्गिनिन। तो इन चारों में से अगर इन लोगों ने दिया है दैट इज कॉल्ड लाइसिन। और ये रेयर टाइप ऑफ स्टोन है। ये अर्ली लाइफ में, मतलब जिन लोगों को अर्ली लाइफ में स्टोन होता है ज़्यादातर ये सिस्टीन टाइप स्टोन। और सिस्टीन स्टोन का ये फीचर है इट इज हेक्सागोनल इन नेचर। इसका मतलब ये है इसके 6 साइड्स होते हैं। 18 month old child present with a history of fever, cough, runny nose and a red eye for 4 days। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप लोग को मैं 3 चीज बता दो। पहले सी का मतलब होता है कफ हिस्ट्री। नंबर नेक्स्ट दैट इज कॉल्ड कोराइजा, लाइक फ्लू लाइक सिम्टम एंड कंजक्टिवाइटिस। ये 3 चीजें जब भी आ जाए and there is some spots on the buccal mucosa which is the pathognomonic for measles, that is called a complex spot। So 3C with complex spot that is the most likely diagnosis of measles। ये मीजल वायरस इन्फेक्शन है। क्योंकि जिन लोगों को मीजल होता है पाकिस्तान के अंदर पिछले 1 महीने में बहुत सारे केसेस मैंने प्रैक्टिकली खुद फेस किए हैं कि हर दूसरे बच्चे को मीजल है। तो जिन बच्चों को मीजल हो जाता है एक तो सेपरेशन इख्तियार करें, दूसरे बच्चों के साथ नजदीक ना बैठाए। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। मीजल जो है ये ओटाइटिस मीडिया भी करा सकती है। मीजल में निमोनिया भी होता है और इवन जो मीजल है ये सब एक्यूट एनसेफेलाइटिस भी कराता है। सो मीजल हैज़ टू बी ट्रीटेड। और मीजल की सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है बच्चे को हाइड्रेट रखना है, उसको एंटीपायरेटिक्स देना है। और उसको हमने फॉर एग्जांपल ओरल अल्सर के लिए भी फॉर एग्जांपल ऐसी कुछ चीज़ें देनी है जिससे ओरल अल्सर इसमें बनते हैं ताकि वो ना बने। सो 3C से मुराद होता है फर्स्ट सी कंजक्टिवाइटिस, that is coryza and cough, along with complex spot that is a measles virus infection। A young man reported, now this is the very very important। ये क्वेश्चन अगर किसी का ठीक है that is a brilliant student। A young man reported injury to perineum during automobile accident। His penile urethra is ruptured। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ P for penile, U for urethra। जब ये रप्चर हो जाए तो यूरिन जो है एक्स्ट्रा विसेट इनटू वेयर, यूरिन किधर जाएगी? तो फर्स्ट लिखे penile urethra rupture, यूरिन विल गो इनटू द स्क्रोटम। आंसर इज डी। अगर एग्जाम के अंदर आ जाए कि एमयू, एमयू से मुराद ये है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, अगर रप्चर हो जाए तो डीप पेरिनियल पाउच में जाएगी। सो पस एंड मड दीज आर द टू थिंग वेरी इंपॉर्टेंट। पस से मुराद होता है फिनाइल यूरेथ्रा रप्चर, यूरिन विल लीक इनटू द स्क्रोटम। मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा रप्चर, यूरिन विल गोज इनटू द डीप पेरिनियल पाउच। दोनों याद करें, दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अहम है और एग्जाम के अंदर आते रहते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। A 20-year-old girl known to have epilepsy since childhood on phenytoin, he presented with worsening pain in his hip and shoulder। She is unable to stand unaided। Unaided means without support from chair and comb her hair। इसका मतलब ये है कि इसमें जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट 20-year-old गर्ल नोन टू एपिलेप्सी। अब एपिलेप्सी से मुराद ये है कि वो जनाब फिनिटाइन यूज़ करे। ये बेहतरीन एमसीक्यूज है और मैंने 90% लोगों में देखा है कि ये गलत करते हैं। ये फेनिटोइन होता है इट इज़ एंटी एपिलेप्टिक, लेकिन अगर ये फीमेल या मेल ज़्यादा देर तक यूज़ करे तो इट कैन डिक्रीज डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन डी। इसका मतलब ये है कि ये विटामिन डी को अब्जॉर्ब होने नहीं देते, कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन कम करती है। तो फेनिटोइन इन द लॉन्ग रन कैन कॉज विटामिन डी डेफिशिएंसी एंड दैट कैन लीड टू अ कंडीशन नोन एज ऑस्टियोमलेशिया। तो आप लोगों ने, किसी ने माइस्टीनिया ग्रेव्स लिखा होगा, किसी ने पोलीमायोसाइटिस लिखा होगा, लेकिन बिलीव मी सच टाइप ऑफ क्वेश्चन इज अ रियल गेम चेंजर एंड दे आर मल्टीपल टाइम आस्क्ड इन द एग्जाम। तो प्लीज़ आप लोग को अगर मैं बता दूं कि अगर इस तरह का केस आता है जिसमें एपिलेप्सी की हिस्ट्री हो और उसमें फेनिटाइन यूज़ की बात हुई हो, तो फेनिटाइन के बाद अगर प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस आ जाए विद बोनी पेन, ऑलवेज थिंक अबाउट विटामिन डी डेफिशिएंसी। क्योंकि जो फेनिटाइन है ये लॉन्ग रन में विटामिन डी की डेफिशिएंसी कराता है और कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी करा सकता है। A patient presented in OPD with a history of difficulty raising the arm above the head following injury in the right axillary region। On examination, inferior angle of the right scapula was found to be more prominent। अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट इन लोगों ने बताई है कि एक्चुअली जो राइट स्केपुला है इस दैट इज मोर प्रोमिनेंट। तो आप लोगों को एनाटॉमी में पता होगा, इसको सिंपली हम कहते हैं विंगिंग ऑफ स्केपुला, दैट इज कॉल्ड विंगिंग ऑफ स्केपुला। तो जो विंगिंग ऑफ स्केपुला है इसके अंदर जो मोस्ट लाइकली नर्व की जो इंजरीज होती हैं दैट इज कॉल्ड लॉन्ग थोरेसिक नर्व। तो लॉन्ग थोरेसिक नर्व इज अ नर्व
इट इज मोस्ट कॉमनली इंजर्ड, दैट इज ड्यू टू विंगिंग ऑफ स्कैपुला। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर क्या कहते हैं, इन अ पेशेंट ऑफ बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन, ब्लीडिंग गम्स एंड जॉइंटिस, इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ विच विटामिन बिकम डेफिशिएंट। इसका मतलब यह है ब्लीडिंग गम्स, अगर बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन है तो फैट सॉल्युबल विटामिन, अब जो फैट सॉल्युबल विटामिन है इसमें विटामिन ए, विटामिन डी एंड विटामिन ई एंड के हैं। ये चार किस्म के विटामिन हैं और आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है कि जहाँ पे जो बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन है उसमें ये चार किस्म के जो विटामिन है ये डेफिशिएंट हो जाते हैं। और अगर ये डेफिशिएंट हो गए तो फिर इसमें जिस विटामिन की डेफिशिएंसी आती है उनमें से एक विटामिन के है जो स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग कराता है। तो आप लोगों ने यहाँ पे याद रखना है द ऑप्शन इज डी। तो विटामिन के डेफिशिएंसी कैन कॉज स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉमनली आस्क्ड इन द एग्जाम एज वेल। ठीक है जी, तो आप लोगों ने यहाँ से दो चीज़ें याद रखनी है। ओके जी, तो इसमें ये दो चीज़ें जो है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों ने यहाँ पे याद रखना है दैट इज विटामिन के डेफिशिएंसी एंड दैट लीड टू स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग। फिर इसके बाद है नेक्स्ट वन, a 20-year-old male come to the surgical OPD with large irreducible right inguinal hernia. What is the most suitable management option for this patient? तो आप लोगों ने याद रखना है कि जो हर्निया की रिपेयर है इन्ग्वाइनोस्क्रोटल हर्निया, दैट इज कॉल्ड लिचस्टीन रिपेयर। ये लिचस्टीन रिपेयर इसको कहते हैं, इसके बहुत सारे नाम होते हैं, मतलब मुख्तलिफ हर्निया को इसको हम कहते हैं हर्नियोरेपी। हर्निया का मतलब ये है कि जो एक स्ट्रक्चर है वो अपनी जगह से मिसप्लेस हो गया है तो उसको एनाटोमिकली अपनी जगह पे लेके आना, दैट इज कॉल्ड हर्नियोरेपी। इन्ग्वाइनोस्क्रोटल हर्निया के लिए जो मोस्ट कॉमन रिपेयर यूज होता है दैट इज कॉल्ड लिचस्टीनियन हर्निया। ठीक है जी, इसके बाद अब नेक्स्ट की तरफ आते हैं, द नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग क्वाइट इंस्पिरेशन। अब ये एमसीक्यूज भी आप लोग का हाल मार्क करें क्योंकि एनआरई के लिए फेवरेट हैं। एंटीरो पोस्टीरियर, इसको हम एपी डायमीटर कहते हैं। डायमीटर ऑफ thoracic कैविटी इज इंक्रीज बाय कंट्रैक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मसल। देखिए हमारे चेस्ट के अंदर जो मसल होते हैं दे आर इंटरकास्टल मसल, मतलब लाइक एक्सटर्नल इंटरकास्टल, इंटरनल इंटरकास्टल एंड इनर मोस्ट इंटरकास्टल मसल। अब एग्जाम के अंदर आता है कि चेस्ट के अंदर वो मसल जो मैक्सिमम एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर को बढ़ा देता है दैट इज एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल। और ये एमसीक्यू मैंने बहुत बहुत जगहों में देखी है और यकीन करें इस तरह के क्वेश्चन होते हैं वो एमसीक्यूज के अंदर जरूर आते रहते हैं। सो द मसल विच इंक्रीजेज एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर दैट इज नोन एज एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल होता है। ठीक है जी, इसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A poor old man was brought to the ER and complained of mental confusion, ठीक है जी, mental confusion, diarrhea and weakness, loss of appetite and scaly skin sore and sun exposed area। अब यहाँ पे दो तीन चीज़ें हैं। यहाँ पे जो मेंटल कंफ्यूजन है ये कभी कभार आप लोगों को ये भी बता सकता है कि इस पेशेंट को मेमोरी लॉस है, क्या है मेमोरी लॉस। तो इसको डायरिया भी है और स्केली स्किन हो रहे तो उसको डर्माटाइटिस भी है। यहाँ पे हम 3 डीज लिखते हैं ना, 3 डीज। पहले डी का मतलब होता है कि इन पेशेंट को डायरिया होता है दैट इज डेंजरस वन। फिर इसके बाद डर्माटाइटिस है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन दैट इज कॉल्ड डर्माटाइटिस, और आखिर में लेके डेमेंशिया। डिमेंशिया से मुराद इन लोगों में क्या होता है, मेमोरी लॉस होता है। तो ये तीन चीज़ें जब भी किसी पेशेंट में इकट्ठी आती हैं दैट इज अ हॉल मार्क ऑफ व्हाट आंसर इज नियासिन डेफिशिएंसी। जो नियासिन है इसको कभी कभार हम एक और नाम भी देते हैं, इसको हम निकोटीनिक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, निकोटीनिक एसिड कहते हैं। और आप लोगों ने याद रखना है जो नियासिन डेफिशिएंसी है इसमें इन तीन चीज़ों को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, पेलेग्राम, दैट इज कॉल्ड पेलेग्राम। So 3D deficiency या 3D collectively feature that is pellagra and that is classically seen in niacin deficiency। ठीक है जी, इसके बाद अब नेक्स्ट आता है थायमीन डेफिशिएंसी रिजल्ट इन। अब सबसे पहले तो याद रखें जो थायमीन है ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है जिसको हम विटामिन B1 भी कहते हैं। देखिए थायमीन की कमी से बहुत सारी चीज़ें होती है लाइक बेरी बेरी, फिर इसमें वेट बेरी बेरी, ड्राई बेरी बेरी, वर्न की कॉर्सिकॉफ एनसेफेलोपैथी, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो थायमीन की जब डेफिशिएंसी आती है तो उसकी वजह से जो क्लिनिकल आउटकम आता है वन इज ऑप्टिक न्यूराइटिस, बिल्कुल
पेरिफेरल न्यूराइटिस ये भी होता है, न्यूरोपैथी, वर्निक एनसेफेलोपैथी, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव। और आप लोगों ने इसके बारे में ज़रूर पढ़ना है कि बेरी बेरी के अंदर क्या है। जिस तरह के वेट बेरी बेरी में हार्ट अफेक्ट होता है, डायरेक्ट कार्डियोमायोपैथी कराती है। जो ड्राई बेरी बेरी है उसमें मसल अनवाल्ड होती है। तो थोड़ा सा देखें कि वर्निक की एनसेफेलोपैथी जिसके अंदर कंफ्यूजन होती है, अथल्मोप्लेजिया होती है, ये सारे सिम्टम इसके अंदर आते हैं। तो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। A known case of peptic ulcer disease is proximal part of first part of the duodenum, presented with severe hematomesis। और आपको पता है जब अल्सर ब्लीड करता है, so when that bleed is come out through the vomiting, that is called hematomesis. The treating clinician suggested an embolization procedure to control hemorrhage. The ideal vessel to embolize dash. So it testing about our knowledge that first we should know which of the following vessel bleed if there is any bleeding source from the duodenal ulcer। तो आप लोग को यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, एक होता है गैस्ट्रिक अल्सर, दोनों एग्जाम में आते हैं और दोनों में से आई एम डैम श्योर एक क्वेश्चन जरूर आता है। एक गैस्ट्रिक अल्सर है, एक ड्यूडिनल अल्सर है। और आपको पता है जो ड्यूडिनम है इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसके फर्दर 4 हिस्से होते हैं। लेकिन ड्यूडिनम का जो पहला पार्ट होता है इट इज मोर प्रोन फॉर द अल्सर फॉर्मेशन। तो गैस्ट्रिक अल्सर है, गैस्ट्रिक अल्सर, इसमें अगर एग्जाम के अंदर आता है कि विच आर्टरी मोस्ट कॉमनली ब्लीड, तो इसका आंसर होगी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। जो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है दैट इज ब्लीड इन केस ऑफ व्हाट, आंसर इज गैस्ट्रिक आर्टरी ब्लीडिंग। और जो ड्यूडिनल है इसमें जीडीए, जीडीए से मुराद होता है गैस्ट्रो ड्यूडिनल आर्टरी। तो गैस्ट्रो ड्यूडिनल आर्टरी मोस्ट कॉमनली bleed if there is ulcer in the duodenum। और जो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है ये तब ब्लीड करती है when there is a gastric ulcer। So this is what all for today। See you tomorrow with another lecture। अल्लाह हाफिज।